साल था मई 2025। बेंगलुरु सिटी के मरथाहली इलाके में रह रही 28 साल की कृतिका रेड्डी के माता पिता अपनी बेटी के जम्मू एंड कश्मीर में चल रहे प्री वेडिंग फोटोशूट को देखकर बहुत ही खुश और मुतमईन थे। क्योंकि रेड्डी परिवार का हमेशा से यही ख्वाब था कि उनकी छोटी बेटी कृतिका, जिसे उन्होंने अच्छी एजुकेशन दिलाकर एक कामयाब डर्मेटोलॉजिस्ट बनाया था, उसका रिश्ता किसी शरीफ और अच्छे खानदान में हो। और उनकी ये तमन्ना भी पूरी होने जा रही थी। क्योंकि कृतिका की शादी महेंद्र रेड्डी से तय हो चुकी थी, जो खुद भी पेशे से डॉक्टर ही था। जम्मू एंड कश्मीर की 6 अलग अलग लोकेशन पर चल रहे इस प्री वेडिंग शूट में कृतिका और महेंद्र के रिश्ते को मोहब्बत में बदलता देख रेड्डी परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जिससे उनकी सारी मन्नतें कबूल हो गई हो। और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। 26 मई 2024 को कृतिका और महेंद्र की शादी बड़े शान और शौकत से हुई। ये शादी इतनी ग्रैंड थी कि पूरे शहर में इसके चर्चे होने लगे। और चर्चे हो भी क्यों ना, रेड्डी परिवार ने अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए थे। इतना ही नहीं, अपनी बेटी का कन्यादान करते वक्त उन्होंने कृतिका और दामाद को 3 करोड़ रुपए का घर भी तोहफे में दिया था। और ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। शादी की पहली मैरिज एनिवर्सरी की खुशी में उन्होंने कृतिका और महेंद्र के लिए एक नए क्लिनिक स्किन एंड स्कैल्पर को सेटअप करने में पूरी मदद की, जिसकी ओपनिंग 4 मई 2025 को तय की गई थी। लेकिन जिस बेटी को कुछ महीने पहले ही उन्होंने दुआ और अच्छे मुकद्दर के साथ विदा किया था, वही बेटी उनकी आंखों के सामने उनके ही घर में तड़प तड़प कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। जी हाँ, ये ख्याल उनके बुरे सपनों में भी नहीं आया था। लेकिन क्लिनिक की ओपनिंग से महज 10 दिन पहले 24 अप्रैल 2025 को हुई कृतिका की मौत हर किसी को एक नॉर्मल डेथ लग रही थी। लेकिन जब इस वाकये के 6 महीने बाद एक लिफाफे में छुपी फरेब और बेवफाई की सच्चाई सामने आई, तो उसने हर किसी के दिल को दहला दिया। ये कहानी झूठ, साजिश और खून से लिखी गई एक दास्तान बन चुकी थी। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे शो हंटिंग स्कार्स में, और मैं हूं आपका होस्ट अकील। और आज आप देखेंगे द मिस्टीरियस केस ऑफ कृतिका रेड्डी। साल 2023 में बेंगलुरु के मरथाहली इलाके में रहने वाले रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मनु रेड्डी और लॉयर सौजन्या रेड्डी अपनी छोटी बेटी कृतिका के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। उनकी बड़ी बेटी निकिता, जो एक रेडियोलॉजिस्ट थी, पहले ही शादीशुदा थी। यहाँ कृतिका बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी और डॉक्टर बनना उसका सपना था। और इसी ख्वाब को उसने पूरी मेहनत से साकार किया। उसने बेंगलुरु से MBBS में टॉप किया, रायचूर से MD और डर्मेटोलॉजी में डिप्लोमा पूरा किया, और फिर विक्टोरिया हॉस्पिटल में डर्मेटो सर्जरी की फेलोशिप करने लगी। कृतिका सिर्फ एक शानदार डॉक्टर ही नहीं थी, बल्कि एक बेहद सॉफ्ट स्पोकन, जमीन से जुड़ी हुई अच्छी इंसान थी। उसके इसी खूबसूरत नेचर की वजह से विक्टोरिया हॉस्पिटल में उसके कई अच्छे दोस्त बन गए, और इन्हीं दोस्तों के जरिए उसका इंट्रोडक्शन उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से हुआ। वो महेंद्र से अच्छे से दोस्ती करने लगी, बिना ये जाने कि ये छोटी सी मुलाकात आगे चलकर कितनी बड़ी और खौफनाक कहानी का हिस्सा बनने वाली है। उसने जनरल मेडिसिन में MBBS और गैस्ट्रो सर्जरी में MS किया था, और वह एक जाना माना गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बन चुका था। उसके पिता श्रीनिवास रेड्डी बालाजी मेडिकल नाम से एक मेडिकल शॉप चलाते थे, जबकि उसकी माँ एक होम मेकर थी। महेंद्र का जुड़वा भाई नागेंद्र भी डॉक्टर था, और बड़े भाई राघव की सर्जिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एजेंसी थी। यहाँ हॉस्पिटल के कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई मुलाकात वक्त के साथ साथ दोस्ती में बदल गई, और फिर दोनों एक दूसरे को जिंदगी का एक बेहतर साथी समझने लगे। यहाँ जल्दी उन्होंने अपने अपने घरों में शादी की बात रखी। कुछ ही दिनों में दोनों परिवार मिले, एक दूसरे को पसंद किया, और रजामंदी से रिश्ता तय हो गया। इसके बाद कृतिका और महेंद्र ने प्री वेडिंग शूट के लिए जम्मू एंड कश्मीर को चुना। यहाँ ये शूट किसी फिल्मी गाने से कम नहीं था। कभी श्रीनगर के डल लेक के लकड़ी की पुल पर हाथों में हाथ डाले, तो कभी शिकारे में गले लगते हुए नजर आए। यहाँ सोनमर्ग और गुलमर्ग की बर्फीली वादियों में उनका वीडियो शूट चलता रहा। उन्होंने श्री शंकराचार्य मंदिर में आशीर्वाद लिया, और फिर श्रीनगर के हजरतबल दरगाह के बाहर शूट पूरा हुआ। हर फ्रेम में दोनों का प्यार और मजबूत बॉन्ड साफ झलक रहा था। लोग उन्हें एक आइडल कपल मानने लगे थे। आखिरकार 26 मई 2024 को उनकी रॉयल वेडिंग संपन्न हुई। इस खुशी के मौके पर मनु रेड्डी ने अपनी बेटी और दामाद को 1500 स्क्वायर फीट में बना 3 करोड़ का घर भी गिफ्ट किया, और नम आंखों से कृतिका को यहाँ पर विदा कर दिया।
कृतिका अपनी जिंदगी के इस नए सफर से बहुत खुश थी। शादी के बाद वो महेंद्र के माता पिता के साथ रहने लगी और वह पूरे घर का दिल से ख्याल रखती थी। कुछ हफ्तों बाद यह न्यूली वेड कपल हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका गया, जहां उन्होंने एक दूसरे के साथ सुकून भरा वक्त बिताया। यहाँ वापस लौटकर दोनों अपने अपने काम में मशगूल हो गए। चूंकि दोनों डॉक्टर थे, दिन भर पेशेंट देखते थे और रात को काम निपटाकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद कृतिका की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। शादी से पहले से ही वह गैस्ट्रिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जूझ रही थी। खाने पीने के बाद उसे उल्टियां होने लगती थी। यहाँ पर ये पुरानी परेशानियां फिर से उभर आई थी। इन हालात में महेंद्र हमेशा उसके साथ खड़ा दिखता था। डॉक्टर होने के नाते वह उसका इलाज भी खुद ही करता और कॉल्स व मैसेजेस के जरिए उसकी हालात मॉनिटर करता रहता। जब कृतिका को थकान या बेचैनी होती तो वो उसे दिलासा देता कि दवाइयों का असर हो रहा है, तुम बेफिक्र रहो। यहाँ महेंद्र की इस केयर को देखकर रेड्डी परिवार भी बहुत ही मुतमईन था। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी को एक जिम्मेदार और प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती। क्योंकि आगे जो होने वाला था वो सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश, एक ठंडे दिमाग से किया गया कत्ल था, जिसे मोहब्बत और ख्याल के नकाब में अंजाम दिया गया था। कृतिका की तबीयत में थोड़ा सुधार आते ही वो दोबारा अपने पेशेंट्स को देखने लगी। महेंद्र भी उसके साथ साथ रहता, उसकी हेल्थ मैनेज करने में मदद करता और हर वक्त वो ये जताता कि वो उसके साथ खड़ा है। जिंदगी जैसे फिर से पटरी पर लौट आई थी। यहाँ उनकी पहली वेडिंग एनिवर्सरी आने में अब सिर्फ एक महीना ही बाकी था, लेकिन इससे पहले कृतिका और महेंद्र एक नए ख्वाब की बुनियाद रखने वाले थे। और क्या था वो ख्वाब? दरअसल दोनों ने मिलकर एक नया क्लिनिक शुरू करने का फैसला किया था, जिसकी ओपनिंग डेट 4 मई 2025 तय की गई थी। ये वही क्लिनिक था जिसे कृतिका के पापा मनु रेड्डी ने अपनी बेटी और दामाद के लिए बनवाया था। मगर नई शुरुआत के दरवाजे खुलने से पहले ही उनकी जिंदगी की किताब का एक ऐसा पन्ना पलटा जिससे सारी खुशियां राख में तब्दील हो गई। 21 अप्रैल 2025 महेंद्र का रेसिडेंस गुंजूर विलेज। क्लिनिक की ओपनिंग से तकरीबन 2 हफ्ते पहले कृतिका को अचानक पेट में तेज दर्द उठने लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि वह सीधी खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। महेंद्र ने उसकी हालत देखकर डायग्नोस करने का नाटक किया और इंजेक्शन लगाने की बात कही। अगले दिन महेंद्र को हॉस्पिटल ड्यूटी पर जाना था, इसीलिए वह कृतिका को उसके मायके छोड़ आया ताकि वहां उसकी ठीक से देखभाल हो सके। शाम को काम से लौटकर महेंद्र भी वहीं रुक गया। रात को डिनर के दौरान कृतिका के माँ बाप ने महेंद्र से पूछा कि आखिर कृतिका को हो क्या रहा है और वो उसे कौन सी दवाइयाँ दे रहा है। महेंद्र ने इत्मीनान से जवाब दिया कि वह गैस्ट्रिक के लिए पेंटाप्राजोल और बुखार के लिए पैरासीटामोल दे रहा है। यह सुनकर घर वालों ने सुकून की सांस ली, क्योंकि आखिरकार काफी समय से कृतिका का इलाज महेंद्र ही कर रहा था और वही उसे संभाल रहा था। 2 दिन बाद 24 अप्रैल 2025 की सुबह करीब 7:30 बजे महेंद्र कृतिका को उठाने गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, कृतिका बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव थी। महेंद्र घबरा गया। उसने तुरंत ससुर को बुलाया और दोनों मिलकर बिना वक्त गवाए कृतिका को कावेरी हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन वहां जो हुआ वही सबसे बड़ा सदमा था। डॉक्टर्स ने कृतिका को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। एक पल के लिए किसी को यकीन ही नहीं हुआ। सबको लगा जैसे वो कोई बुरा ख्वाब देख रहे हो जो अभी थोड़ी देर में टूट जाएगा। लेकिन हकीकत सामने आते ही हर कोई अंदर से टूट गया। घर में मातम पसर गया। कृतिका के माँ बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महेंद्र रो रो कर खुद को कसूरवार ठहरा रहा था कि वह अपनी बीवी को बचा नहीं पाया। इतनी कम उम्र में बिना किसी साफ वजह के मौत होने पर डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम की सलाह दी। लेकिन चूंकि कृतिका के आखिरी पल उसके परिवार के साथ गुजरे थे और उसकी तबीयत पहले से ही खराब रहती थी, इसीलिए ज्यादातर लोग इसे बीमारी के चलते हुई मौत मानने लगे और पोस्टमार्टम से मना करने लगे। लेकिन कृतिका की बड़ी बहन निकिता इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखती थी। उसका कहना था सच सामने आना ही चाहिए। सबके खिलाफ जाकर उसने पोस्टमार्टम पर जोर दिया। परिवार इस सदमे को मुकद्दर का फैसला मान चुका था, फिर भी निकिता की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मरथाली पुलिस के साथ मिलकर हॉस्पिटल ने मेडिको लीगल केस दर्ज किया। पुलिस ने अननेचुरल डेथ रिपोर्ट फाइल की और पोस्टमार्टम के बाद कृतिका के बॉडी सैंपल FSL भेजे गए। इसके बाद कृतिका की बॉडी परिवार को सौंप दी गई। सोचिए, जिस बेटी की कुछ दिन पहले ही डोली उठी थी, आज उसकी अर्थी उठ रही थी। यह मंजर देखकर किसी की भी आंखें सूखी नहीं रहीं। परिवार के लिए दर्द बर्दाश्त से बाहर था। कुछ दिनों बाद
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें कोई भी अनयूजुअल चीज सामने ही नहीं आई। यहाँ सबको तसल्ली हो गई कि कृतिका की मौत नेचुरल सरकमटेंसेस से हुई थी, लेकिन ये तसल्ली सिर्फ एक खामोश धोखा थी। कृतिका की मौत ने उसके माँ बाप की जिंदगी हिला कर रख दी थी। वे उस घर के अंदर तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे जिस घर में उन्होंने उसे पाल कर बड़ा किया था। उन्हें लगता था जैसे उस घर की हर दीवार में कृतिका की यादें सांस ले रही है। और इसी वजह से 3 महीने बाद मनु रेड्डी ने वह 3 करोड़ का घर डोनेट कर दिया और बाहर एक नेम प्लेट लगाई गई जिस पर लिखा था इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर कृतिका एम रेड्डी। उधर महेंद्र रेड्डी धीरे धीरे एक बिल्कुल अलग इंसान बनता जा रहा था। उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टेटस और नया अकाउंट कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे। कृतिका की मौत के कुछ ही दिनों बाद उसने स्कैल्प आर्टिस्ट नाम से एक नया अकाउंट बनाया, फिर यूजर नेम बदलकर नोमैडिक सर्जन कर लिया। इस अकाउंट पर कृतिका की एक भी तस्वीर नहीं थी। इसी के साथ पहली स्टोरी में उसने लिखा एवरी डे पास्ड बाय मैक्स ईच वन अ डिफरेंट पर्सन। और वहीं जुलाई में वह तमिलनाडु घूमता दिखा, अगस्त में सेशेल्स और सितंबर में गोवा। हर तस्वीर में वो खुश, आजाद और बेपरवाह नजर आ रहा था। 15 सितंबर को पोस्ट की गई गोवा की तस्वीर में उसने लिखा मे बी गॉड इज रीराइटिंग द बेस्ट पेजेस ऑफ माई लाइफ टू मेक इट मार्वेलसली अमेजिंग। एक आम इंसान जिसने सच्चा प्यार किया हो वह अपने साथी के खोने के बाद सवालों से लड़ता है, किस्मत से लड़ता है, खुदा से लड़ता है। लेकिन महेंद्र का रवैया बिल्कुल उल्टा था। 5 महीने के अंदर ही वह इस दौर को अपनी जिंदगी का बेहतर चैप्टर बता रहा था। और यही वो मोड़ था जहां ये कहानी सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि फरेब और साजिश की दास्तान बनती जा रही थी। क्योंकि जो दिख रहा था वह हकीकत नहीं था और जो छुपा हुआ था वह एक ठंडे दिमाग से रचा गया कातिल था। साल 2024 में तो महेंद्र कृतिका से शादी करके वाकई खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था, क्योंकि ये शादी उसने अपनी मर्जी से की थी। शुरुआत के दिनों में जब भी कृतिका की तबीयत नासाज होती, महेंद्र एक फर्माबरदार हस्बैंड की तरह उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। अब बाहर से देखने वालों को तो ये लगता था कि वो अपनी बीवी को लेकर बहुत ही फिक्रमंद है, लेकिन हकीकत ये थी कि कृतिका शादी से पहले ही गैस्ट्रिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसी बीमारियों से जूझ रही थी। जब भी ये प्रॉब्लम ट्रिगर होती तो थोड़ा सा भी खाने या पीने पर उसे लगातार उल्टियां होने लगती। घर के अंदर तो किसी तरह ये हालात संभाले जा सकते थे, लेकिन जैसे ही महेंद्र उसे किसी सोशल गैदरिंग या फंक्शन में लेकर जाता और वहां कृतिका की तबीयत बिगड़ जाती, महेंद्र के चेहरे पर एक शर्मिंदगी और झेप साफ झलकने लगती। उसे अपनी बीवी का दर्द नहीं बल्कि लोगों की नजरें ज्यादा चुभने लगती थी। फिर एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने महेंद्र को अंदर तक हिला दिया। एक फंक्शन के दौरान कृतिका को फिर से उल्टी हो गई और महेंद्र के दोस्तों ने हंसते हंसते तंज कस दिया कि तुमने तो एक बीमार औरत से शादी कर ली। यही वो लम्हा था जिसने महेंद्र के जहन में जहर घोल दिया। उसे लगने लगा कि कृतिका के घर वालों ने उसकी सेहत की सच्चाई छुपाकर उसके साथ धोखा किया है। इसके बाद ऐसे छोटे छोटे तजुर्बे लगातार होते रहे और धीरे धीरे महेंद्र के दिल में कृतिका के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत ने घर बना लिया। और इसी के साथ एक दिन उसने ये तय कर लिया कि उसे किसी भी कीमत पर कृतिका से छुटकारा पाना है। यहाँ सबसे पहले उसके दिमाग में तलाक का ख्याल आया, लेकिन तलाक का मतलब था प्रॉपर्टी से हाथ धोना, समाज में बदनामी और इज्जत का खात्मा। और यही डर इतना भारी पड़ा कि उसने ये रास्ता भी उसी वक्त दिमाग से निकाल दिया। हालांकि अंदर ही अंदर उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो कभी भी ये जज्बात कृतिका के सामने जाहिर नहीं होने देता। वह हर वक्त एक आदर्श पति होने का ड्रामा करता रहा। कृतिका जब भी तबीयत खराब होने के बावजूद भी अपने मरीजों को देखने जाती तो महेंद्र बाहर से उसकी केयर करता और अंदर ही अंदर उसे मारने का प्लान बनाता। मगर इस दिखावटी फिक्र के पीछे वो खुद घुटन और झुंझलाहट से भरता जा रहा था। ऊपर से उसे ये भी लगने लगा था कि कृतिका घर के छोटे छोटे फैसलों के लिए भी अपने पिता से राय लेती है। यह बात महेंद्र के ईगो पर और गहरी चोट कर गई, जैसे कोई बार बार उसे ये एहसास दिला रहा हो कि उसकी पत्नी की जिंदगी में उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। इन तमाम बातों ने महेंद्र के दिल में उठ रहे नफरत के तूफान को और भड़का दिया। फिर एक दिन उसके शैतानी दिमाग में एक खौफनाक ख्याल ने जन्म लिया और वो ख्याल था कि अगर कृतिका मर जाए तो वह आखिरकार उस लड़की के साथ जिंदगी गुजार सकेगा जिससे उसने कृतिका से मिलने से पहले शादी करने का सपना देखा था। अब शुरुआत में तो यह ख्याल बस एक हल्की सी सरगोशी की तरह आया, लेकिन धीरे धीरे वो उसके जहन में इतनी गहराई तक बैठ गया कि उसे लगने लगा कृतिका का जिंदा रहना ही उसकी खुशियों के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। और यही वो मोड़ था जहां से महेंद्र ने कृतिका के कत्ल की साजिश बुननी शुरू कर दी। हकीकत यह थी कि महेंद्र बेहद चालाक
और शातिर दिमाग का इंसान था। वह कृतिका की देखभाल की आड़ में उसे अलग अलग दवाइयां देता था और फिर उसके असर को जानने के लिए लगातार उससे मैसेज पर उसकी तबीयत, थकान और बेचैनी के बारे में पूछता रहता था, ताकि यहाँ वो उन दवाइयों के रिएक्शन को बारीकी से मॉनिटर कर सके। उसने कृतिका के दिल में मौजूद उसके लिए प्यार और भरोसे का नाजायज फायदा उठाया। केयर के नाम पर वो उसे मैनिपुलेट करता रहा और जहर की तरह अपना प्लान धीरे धीरे अंजाम देता रहा। इसी दौरान कृतिका और उसके घर वालों को उल्टा यही लगता रहा कि महेंद्र उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उन्हें तो ये लगता था कि उन्हें दामाद के रूप में एक बेटा मिल गया है, लेकिन महेंद्र ने इन्हीं जज्बातों का फायदा उठाते हुए कृतिका के पिता के सामने अस्पताल की डिमांड रख दी। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि अंदर से वो इंसान कितना लालची था। कृतिका के पिता, जो उसकी असल नीयत से बिल्कुल बेखबर थे, उन्होंने सलाह दी कि पहले वे उसके लिए एक क्लिनिक खुलवा देंगे ताकि वह प्रैक्टिस करके तजुर्बा हासिल कर सके। अपनी ये ख्वाहिशें पूरी न होने पर महेंद्र अंदर ही अंदर नफरत की आग में और जलने लगा। अब यहाँ वो बस इस मौके की ताक में था जब वो पूरी सफाई से कृतिका को मौत के घाट उतार सके, और वो भी बिना किसी शक, बिना किसी सवाल के। 21 अप्रैल 2025 की तारीख महेंद्र के जहर में पहले से ही दर्ज थी। उस दिन गुंजूर विलेज स्थित महेंद्र के रेजिडेंस में कृतिका को अचानक पेट में इतना ज्यादा दर्द उठा कि वह सीधी खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। दर्द से कराहती हुई टूटी फूटी आवाज में उसने महेंद्र से मदद मांगी, और यही वो लम्हा था जिसका महेंद्र बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बाहर से वह एक फिक्रमंद हस्बैंड की तरह दौड़ता हुआ आया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके शैतानी दिमाग में प्लान एक्टिवेट हो चुका था। यहाँ महेंद्र ने तुरंत डायग्नोस करने का नाटक किया और बेहद इत्मीनान से कृतिका से कहा कि दर्द कम करने के लिए उसे कुछ इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। कृतिका दर्द और घबराहट में इतनी परेशान थी कि उसने एक पल के लिए भी सवाल नहीं किया और महेंद्र की बात पर पूरा भरोसा कर लिया, और यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। महेंद्र अब अपनी मेडिकल नॉलेज और डॉक्टर होने के पेशे का गलत इस्तेमाल करने जा रहा था। वह पेंटोपराजोल के इंजेक्शन लेकर आया, लेकिन असल मंशा और ही थी। यहाँ वो उसी कवर के अंदर प्रोपोफाल एडमिनिस्टर करने वाला था। अब यहाँ कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि इस दवा का नाम क्यों लिया जा रहा है, तो साफ साफ समझ लीजिए, प्रोपोफाल कोई आम जहर नहीं है, बल्कि एक इंट्रावेनस एनेस्थेटिक है जिसे सर्जरी से पहले मरीज को बेहोश करने के लिए दिया जाता है। इसका डोज हमेशा मरीज के वजन के मुताबिक तय किया जाता है, लेकिन इसकी ओवरडोज से सीधे कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। ये इंजेक्शन आम लोगों को आसानी से नहीं मिलता, मगर महेंद्र डॉक्टर था, उसके पिता की अपनी फार्मेसी थी, इसलिए उसके लिए ये दवा हासिल करना किसी मुश्किल काम जैसा नहीं था। अब देखो, इन डिटेल्स को बताने का मकसद यही है कि ज्यादातर लोग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। इसी वजह से वे या तो आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं या किसी गड़बड़ी को समझ ही नहीं पाते। और वहीं मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए ये एक सख्त रिमाइंडर है कि अपने प्रोफेशनल की एथिक्स से कभी भी समझौता ना करें। देखो, सच्चाई छुपाने से सिर्फ गलत लोगों को ताकत मिलती, जबकि सच्चाई सामने लाने से समाज ज्यादा अवेयर और ज्यादा सेफ बनता है। मेडिकल स्टडीज के मुताबिक अगर प्रोपोफाल हाथ या कलाई जैसी छोटी नसों में दिया जाए तो मरीज को असहनीय दर्द होता है, जबकि फोर आर्म या कोहनी या पैर की बड़ी नसों में दर्द तुलनात्मक रूप से कम होता है। यहाँ महेंद्र ये नहीं चाहता था कि कृतिका या घर वालों को किसी भी तरह का शक हो, इसीलिए उसने पूरी चालाकी से बिना किसी को बताए कृतिका की राइट लेग में कैनुला के जरिए इंजेक्शन लगा दिया। यह एक सोची समझी और पूरी तरह से कैलकुलेटेड प्लेसमेंट थी, ताकि किसी को कुछ असामान्य महसूस न हो। कैनुला के जरिए पेंटापराजोल के साथ साथ उसने चुपके से प्रोपोफाल भी इंजेक्ट कर दिया और कृतिका को भरोसा दिलाया कि थोड़ी ही देर में दर्द से राहत मिल जाएगी। अब इसके बाद उसका अगला प्लान अगले दिन के लिए तैयार था। 22 अप्रैल 2025 को महेंद्र कृतिका को उसके पेरेंट्स के घर छोड़कर खुद ऑफिस निकल गया। उसका मकसद बिल्कुल साफ था कि कृतिका की हालत अगर बिगड़े या उसकी मौत हो तो वो उसके माता पिता के पास हो, ताकि उंगली उस पर न उठ सके। 23 अप्रैल को कृतिका को कैनुला लगे हिस्से में तेज दर्द महसूस होने लगा। परेशान होकर उसने महेंद्र को मैसेज किया और पूछा कि वह कैनुला हटवा सकती है, लेकिन महेंद्र ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह उसे बस एक आखिरी डोज देगा और जिसके बाद उसे कोई भी दर्द महसूस ही नहीं होगा। उसने मैसेज में लिखा था कि आई विल गिव यू टुडे द लास्ट डोज एंड आफ्टर दैट नो पेन विल बी देयर फॉर यू। और ऑफिस से लौटने के बाद रात करीब 9:30 बजे महेंद्र ने प्रोपोफाल की आखिरी डोज जरूरत से कई ज्यादा मात्रा में कृतिका को दे दी। इस ओवरडोज ने उसकी हालत को और बिगाड़ दिया। इसके बाद महेंद्र बड़ी बेरहमी से दूसरे कमरे में चला गया और नेटफ्लिक्स देखने लगा और वहीं आराम से सो भी गया।
अगले दिन सुबह करीब 7:30 बजे कृतिका बेहोश हालत में पाई गई। वह किसी भी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। महेंद्र ने जानबूझकर कृतिका को सीपीआर तक नहीं दिया ताकि उसके बचने का 0.01% चांस भी न रहे। इसके बाद उसने रोने धोने और घबराहट का नाटक शुरू कर दिया और पेरेंट्स के साथ कृतिका को लेकर अस्पताल भागा। वहां डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। अपनी बीवी का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने के बाद महेंद्र उसे हर हाल में छुपाना चाहता था। उसने जोर जोर से रोने का ड्रामा किया और कहा कि वह कृतिका का अंतिम संस्कार अपने होम टाउन में करना चाहता है, क्योंकि कृतिका बीमार थी और उसकी मौत पेरेंट्स के घर पे हुई थी। इसीलिए उसके माता पिता ने शुरू में यही मान लिया कि उसकी मौत बीमारी की वजह से हुई है। लेकिन कृतिका की बहन निकिता ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो पोस्टमार्टम के बिना अंतिम संस्कार नहीं करवाएगी। ये सुनते ही महेंद्र और उसकी फैमिली इमोशनल ड्रामा करने लगे और पोस्टमार्टम से मना करने लगे, मगर निकिता की जिद के बाद पुलिस ने अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज की और पेपर वर्क पूरा होते ही कृतिका का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। अब तक महेंद्र का प्लान बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसा उसने सोचा था, लेकिन जैसे ही ऑटोप्सी की बात आई तो उसके दिल में एक डर घर कर गया और वो डर था अगर कहीं प्रोपोफाइल डिटेक्ट हो गया तो क्या होगा। और यही डर उस पर इस कदर हावी हो गया कि वह घबरा गया और अपने डर को छुपाने के लिए और ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने लगा। वह ऑटोप्सी रूम की तरफ दौड़ता हुआ गया और पुलिस से अपनी बीवी का पोस्टमार्टम देखने की इजाजत मांगने लगा, लेकिन पुलिस ने सख्ती से उसे रोक दिया। ऑटोप्सी पूरी होने के बाद कृतिका के विसरा सैंपल्स फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। वहीं सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर की टीम ने कृतिका के पेरेंट्स के घर से कैनुला सेट, इंजेक्शन ट्यूब और दूसरे मेडिकल आइटम्स ही रिकवर कर लिए ताकि उन्हें भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा सके। कुछ दिनों बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई जो सीधे तौर पर किसी जहर या मेडिकल नेग्लिजेंस की तरफ इशारा कर सके। रिपोर्ट पूरी तरह नॉर्मल थी और यही वो पल था जब महेंद्र ने चैन की सांस ली। उसे लगने लगा कि उसका बनाया हुआ जाल बिल्कुल परफेक्ट है और ये मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा। किसी को यह अंदाजा तक नहीं हुआ कि यह एक सुनियोजित और ठंडे दिमाग से रचा गया एक कत्ल था। महेंद्र के अंदर कोई गिल्ट नहीं बची। वो खुद को एक आजाद परिंदे की तरह महसूस करने लगा। नई इंस्टाग्राम आईडी पर वो लगातार तस्वीरें पोस्ट करने लगा, कभी घूमते हुए, कभी मुस्कुराते हुए, तो कभी जिंदगी को सेलिब्रेट करते हुए। लेकिन उसका ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। पब्लिक इमेज बनाए रखने और इन्वेस्टिगेशन पर नजर रखने के लिए वो बीच बीच में कृतिका के पेरेंट्स के घर भी आता जाता रहता था। वो उनके साथ बैठकर शोक मनाने का नाटक करता, उन्हें तसल्ली देता और बड़ी चालाकी से पुलिस जांच में हुई प्रोग्रेस के बारे में नरमी से सवाल भी पूछ लेता। सबके सामने वो एक बेबस टूटा हुआ पति बना रहता, लेकिन हकीकत में वो एक शातिर कातिल था। अपने ही बुने हुए जाल में सबको उलझाए हुए था। महेंद्र का लालच और घटियापन यहीं खत्म नहीं हुआ। कृतिका की हत्या करने के बाद वो उसके गहने और कीमती सामान भी उसके माता पिता के घर से ये कहकर ले गया कि उनमें कृतिका की यादें जुड़ी हैं और वो उन्हें अपने पास रखना चाहता है। दरअसल ये भी उसके प्लान का ही हिस्सा था। कुछ ही दिनों बाद वो बेंगलुरु छोड़कर 400 किलोमीटर दूर उडुपी शिफ्ट हो गया। वहां उसने गैस्ट्रो सर्जन के तौर पर प्रैक्टिस शुरू कर दी ताकि पुराने जान पहचान वालों और सवालों से दूर अपनी मर्जी की जिंदगी जी सके। कृतिका की मौत के बाद महेंद्र ने जानबूझकर एक नई पहचान गढ़ ली और नया इंस्टाग्राम अकाउंट भी इसी मकसद से बनाया गया था ताकि उसकी पिछली जिंदगी से उसका रिश्ता पूरी तरह से कट जाए। लेकिन यहाँ सुकून तो उसे तब भी नहीं मिला। वह एक के बाद एक उन लड़कियों को मैसेज करने लगा जिनसे वो अपनी शादी से पहले टच में था। यहाँ जांच में सामने आया है कि महेंद्र ने कम से कम 4 लड़कियों से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की थी। इनमें से एक डॉक्टर भी थी। इनमें से एक लड़की ने कृतिका से शादी के बाद ही महेंद्र से हर तरह का रिश्ता तोड़ लिया था। उसने उसे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ऐप पर ब्लॉक कर रखा था। जब महेंद्र को ये बात पता चली तो वह बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया। अपने झूठे प्यार और पागलपन का सबूत देते हुए उसने एक पेमेंट ऐप फोन पे के जरिए उस लड़की को मैसेज भेजा और कहा, आई रियली लव यू एंड आई किल्ड माई वाइफ फॉर यू। उस लड़की ने इस मैसेज को महेंद्र की नौटंकी समझकर इग्नोर कर दिया। जब ये रास्ता भी बंद हो गया तो महेंद्र ने एक और लड़की को मैसेज किया जिसे वह अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के दिनों से ही जानता था और जिसके साथ वह एक बार रिलेशनशिप में भी रह चुका था। कृतिका से शादी होने से पहले साल 2023 में महेंद्र ने उसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन जब उसकी मुलाकात कृतिका से हुई तो उसने उस लड़की को छोड़ने का फैसला कर लिया। इतना ही नहीं, अपने पिता के जरिए उस लड़की तक ये झूठ भी भिजवा दिया कि महेंद्र की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। सोचिए, उसका पिता भी इस झूठ
और साजिश में शामिल था। अब उसी लड़की से दोबारा जुड़ने के लिए महेंद्र ने एक और खौफनाक कहानी गढ़ी। उसने उसे मैसेज किया कि उसने अपनी मौत फेक की थी ताकि वो कृतिका से शादी कर सके, क्योंकि उसकी कुंडली में लिखा था कि उसकी पहली पत्नी की मौत तय है। उसने ये सब उस लड़की को बचाने के लिए किया था। क्यों? क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था। ये सब पढ़कर साफ समझ आता है कि महेंद्र की सोच कितनी जहरीली और बीमार थी। हत्या करने के बाद महेंद्र पूरी बेखौफी के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था। उसे लगने लगा कि अब उसे किसी चीज का डर नहीं है। 6 महीने बीत गए और किसी को भनक तक नहीं लगी कि कृतिका की मौत एक मर्डर थी। लेकिन वह ये भूल गया था कि हर गुनाह का एक वक्त तय होता है। उसके पाप का घड़ा भर चुका था और अब उसके फूटने का वक्त नजदीक आ चुका था। 13 अक्टूबर 2025 को जब कृतिका के परिवार के जख्म अभी पूरी तरह से भरे भी नहीं थे, उसी दिन FSL रिपोर्ट ने उन जख्मों को फिर से हरा कर दिया। रिपोर्ट में यह सामने आया कि कृतिका के ऑर्गन्स में प्रोपोफॉल के ट्रेसेस मौजूद थे। उसी ओवरडोज की वजह से उसे रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। इस रिपोर्ट के सामने आते ही कृतिका के पिता ने 13 अक्टूबर को मरताहाली थाने में महेंद्र के खिलाफ अपनी बेटी के मर्डर की FIR दर्ज कराई और पुलिस ने तुरंत ही UDR यानी अननेचुरल डेथ केस को मर्डर केस से रिक्लासिफाई कर दिया। अगले ही दिन 14 अक्टूबर को पुलिस ने उडुपी डिस्ट्रिक्ट के मणिपाल से महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त किए गए और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। और वहीं फोन की जांच के दौरान पुलिस को वही खौफनाक मैसेज मिला जिसमें लिखा था, आई किल्ड माई वाइफ फॉर यू। और इसके बाद पुलिस ने उन सभी लड़कियों से पूछताछ की जिन्हें महेंद्र ने मैसेज किए थे। जांच में ये साफ हो गया कि इन लड़कियों का इस कत्ल में कोई भी हाथ नहीं था। वहीं पहले से रिकवर किए गए कैनुला सेट, इंजेक्शन ट्यूब और मेडिकल आइटम्स ने केस को महेंद्र के खिलाफ और मजबूत कर दिया। इतने सारे सबूत सामने आने के बावजूद महेंद्र बिल्कुल शांत बना रहा। वो बार बार यही कहता रहा कि मैं बेगुनाह हूँ और कृतिका की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद पुलिस ने जो खुलासे किए वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले थे। पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, महेंद्र रेड्डी की बनाई हुई नकाब धीरे धीरे उतरने लगी। कृतिका के मर्डर का सच सामने आने के बाद पुलिस ने जब उसके बैकग्राउंड को खंगालना शुरू किया तो जो परतें खुली वे सिर्फ चौंकाने वाली ही नहीं बल्कि रूह कपा देने वाली थी। जांच में सामने आया कि महेंद्र अकेला ऐसा नहीं था, बल्कि उसके दोनों भाई नागेंद्र और राघव भी उसी सोच और उसी मानसिकता के हिस्सेदार थे। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक साल 2018 से ही महेंद्र और उसके दोनों भाइयों पर मल्टीपल चीटिंग, फ्रॉड और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के केस दर्ज थे। इनमें सबसे सनसनीखेज मामला महेंद्र के जुड़वा भाई नागेंद्र से जुड़ा था, जिसने एक लड़की से मंदिर में झूठी शादी रचाई। शादी के नाम पर उसने भरोसा जीता, रिश्ते बनाए, लेकिन उस शादी को कभी कानूनी तौर पर रजिस्टर ही नहीं कराया। जांच में यह भी सामने आया कि सिर्फ नागेंद्र ही नहीं बल्कि महेंद्र और राघव पर भी उसी लड़की के भरोसे का नाजायज फायदा उठाने के आरोप थे। आरोप यह था कि तीनों भाइयों ने मिलकर उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और फिर उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया। मतलब एक ही लड़की के पीछे 3-3 शिकारी घूम रहे थे। बिल्कुल शिकारी कुत्तों की तरह। यह सिर्फ धोखा ही नहीं था बल्कि एक पैटर्न था और यही पैटर्न बाद में कृतिका के केस में भी साफ दिखाई देता है। इस केस में 24 अप्रैल 2025 को एक सेटलमेंट हुआ था जिसमें मामला 1 लाख रुपए में निपटाया गया। लेकिन किस्मत का क्रूर मजाक देखिए, उसी दिन वो लड़की इंट्रावेनस ड्रग ओवरडोज से मृत पाई गई और ये वही तारीख थी जब डॉक्टर कृतिका रेड्डी ने भी अपनी आखिरी सांस ली थी। मतलब 2 अलग अलग जगहों पर एक ही दिन एक ही तरह की मौतें। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। डॉक्टर कृतिका रेड्डी की हत्या महेंद्र ने की, यह अब साफ हो चुका था। लेकिन उस दूसरी लड़की के साथ क्या हुआ, ये सवाल आज भी एक अधूरी फाइल की तरह खुला हुआ है। पुलिस के लिए यह महज एक कोइंसिडेंस नहीं था बल्कि एक खतरनाक कनेक्शन था जिसने इस पूरे केस को और भी डरावना बना दिया। कृतिका की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ एक मौत की नहीं होती, ये हमारी सोसाइटी के आईने की तरह होती है। एक पढ़ी लिखी मेहनती डॉक्टर जिसने अपनी जिंदगी लोगों को ठीक करने में लगा दी, वही लड़की अपने ही घर में अपने ही हस्बैंड के हाथों मार दी गई, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी बीमारी किसी और के लिए इनकन्वीनियंस बन गई थी। सोचिए, जिस इंसान के सामने
आप सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, वही अगर आपकी कमजोरी को ही अपना खिलाफ इस्तेमाल करने लगे तो इंसान किस पर भरोसा करे। कृतिका ने महेंद्र पर भरोसा किया, अपने डॉक्टर होने के नाते भी, अपने पति होने के नाते भी। उसने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि जिस हाथ से उसे राहत मिलनी चाहिए वही हाथ उसकी मौत की वजह बनेगा। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ अच्छे दिनों में साथ चलने का नाम नहीं है। प्यार असल में तब पहचाना जाता है जब सामने वाला बीमार हो, टूटा हो, कमजोर हो, जब उसका दर्द आपको बोझ नहीं लगे बल्कि जिम्मेदारी लगे। महेंद्र रेड्डी उस इम्तिहान में बुरी तरह से फेल हो चुका है। उसने अपने डर, अपने ईगो और अपनी ख्वाहिशों को एक इंसानी जान से ऊपर रख दिया। कृतिका को कभी मौका ही नहीं मिला ये समझने का कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे तो बस ये बताया गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके लिए सब कुछ खत्म किया जा रहा था। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि उसके जाने के बाद भी उसका कातिल मुस्कुराता रहा, घूमता रहा, नई जिंदगी की तस्वीरें पोस्ट करता रहा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सच चाहे जितना भी देर से सामने आए, आता जरूर है। कृतिका आज भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी बन चुकी है उन सभी लोगों के लिए जो अंधे भरोसे से जीते हैं, उन सभी परिवारों के लिए जो सिर्फ डिग्री, प्रोफेशन और स्टेटस देखकर रिश्ते तय कर लेते हैं, और उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए भी जो अपने नॉलेज और पावर को हथियार बना लेते हैं। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि सवाल पूछना गुनाह नहीं है, पोस्टमार्टम मांगना जिद नहीं, हक है, और किसी अपने के लिए आवाज उठाना कभी गलत नहीं होता। अगर कृतिका की बहन निकिता उस दिन चुप हो जाती तो शायद ये सच हमेशा के लिए दफन हो जाता। कृतिका अब इंसाफ की एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो कहती है बीमारी शर्म की बात नहीं है, कमजोरी जुर्म नहीं है, और शादी किसी को सजा देने का लाइसेंस नहीं होती। अगर ये कहानी आपको परेशान करती है तो यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। क्यों? क्योंकि बेचैनी सवाल पैदा करती है, और सवाल ही बदलाव की शुरुआत होते हैं। कृतिका को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन शायद उसकी कहानी किसी और की जान बचा सकती, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मकसद है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।